प्रस्तुत है अंतर्मन के आलोड़न को व्यक्त करती हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी 10 पैसे में राम ले लो। कहानीकार हैं नंदलाल सिंह। झौलिया मुझे निहार रहा था। वह यह निश्चित करना चाह रहा था कि मैं पहचान जाहिर कर रहा था या नहीं। दो विपरीत ध्रुव थे। वह भी छोटी सी भीड़ से घिरा था और मैं भी। लेकिन मैं 21वीं सदी के युवा विद्यार्थियों से घिरा था, जिस भीड़ में 70% स्मार्ट कन्याएं थीं जो अंग्रेजी साहित्य से एमए मात्र स्टेटस सिंबल के लिए कर रही थीं या तथाकथित लिटरेचर की क्षुधा को शांत करने के लिए, और या फिर कैरियर जिनके शौक में पूरे शुरू होता था। उम्र का नशा और सुगंध वैसे भी बड़ा मादक होता है। उस पर अपने भारत देश में अंग्रेजी साहित्य का छिड़काव पूछना ही क्या। फिर अपने दोस्त जैसे अध्यापक के प्रथम विदेश गमन पर जाते हुए देखने आए फूल से खिले युवा फूलों के गुच्छे उठाए रेलवे स्टेशन पर पिकनिक का दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली होते हुए अमृतसर तक जाने वाली बरौनी एक्सप्रेस अब पौन घंटे विलंब से आने की सूचना है। झौलिया से पुनः मेरी निगाहें टकराई थीं। भरपूर रुचि और मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर हाथ हिलाया था। उसका चौड़ा मुंह सुखद आश्चर्य से फैल गया। उसके दोनों हाथ आदर से प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए। उससे अधिक आश्चर्य झौलिया वाली भीड़ को हो रहा था। वह देहाती मजदूर भीड़ से घिरा था। संभवतः ये लोग पंजाब जा रहे थे और वह उनका टीम लीडर था। वह मेरे साथ 8वीं क्लास तक पढ़ा था। जिस इंटर कॉलेज से मैंने शिक्षा ली थी वह देहात तथा कॉलोनी का मिला जुला रूप था। झौलिया निपट देहात को रिप्रेजेंट करता था। 8वीं में था तभी शादीशुदा था और स्कूल आने से पहले सानी, गोबर, छाटी, खेत खलिहान सब करके आता था। हमारी ही कक्षा में हमारा गार्जियन लगता था। क्लास में सोता था, होमवर्क पूरा नहीं कर पाता था, डांट खाता था, फिर भी मुस्कुराता रहता था। उसकी निर्दोषता पर अध्यापक और स्टूडेंट भी मुस्कुरा दिया करते थे। सच तो यह था कि धीरे धीरे झौलिया मुस्कुराहट की चीज बनकर रह गया था। मैं कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता था। बातचीत, पहनावा, ओढ़ना, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, वाद विवाद इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में चर्चा में बने रहना, अच्छे विद्यार्थियों में टीचर्स का उदाहरण बनना। लेकिन जाने वह आकर्षण का कौन सा बिंदु था जो हमारे और उसके बीच एक पुल बनाता था। जाने कौन सा, जबकि वह बैक बेंचर था और मैं प्रथम पंक्ति वाला। वह काफी उम्रदराज और पुराण आकर्षक सा, जबकि मैं कम सिन, उम्र से कम दिखने वाला और गुरुजनों का चहेता। वह 2-1 दिन स्कूल नहीं आ पाता था तो मेरी कॉपियां मांग ले जाता था पिछड़े काम को पूरा करने के लिए। मेरे सहपाठी हंसते थे कि मेरी कॉपियों में वह गोबर पोत देगा। उसे मेरी लिखावट बहुत अच्छी लगती थी। उसने एक दिन सहज ही स्वीकारा था कि वह पिछड़ा काम पूरा नहीं करता था, वरन कॉपी पर टंगे सुंदर लिखावट के पुल बनाकर मेरी सुनहरी जिंदगी के ख्वाब में तैरा करता था। कठोर जिंदगी से हटकर कुछ पल अच्छे सपनों की छांव में सुस्ताता था। सर, क्यों ना स्टेशन से बाहर आकाश तले चाय की चुस्कियां लें? ट्रेन के देर से आने की सूचना पर सीमा चहकी थी। सीमा तो पोएट्री में बातें कर रही है। निशांत चुटकी ले रहा था। लेकिन एक शर्त है, कहते हुए मैं तनिक असमंजस में फंस गया था। सबकी निगाहें मेरी ओर अटक गई थीं। असमंजस स्टेटस गैप का था, टाइम गैप का था, या इन लोगों के समक्ष कुछ स्पष्ट पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन पल भर लगे थे उस स्थिति से उबरने में। मैं अपने पुराने साथी के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, झौलिया को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए बोला था मैं।
ओह श्योर सर, आप तो गोरखपुर में जेएनयू घोल देते हैं, हंसते हुए राकेश बोला था। लेकिन अकेले उसी साथी को नहीं, वरन अन्य साथियों को भी चाय पर निमंत्रित कीजिए सर, उनके साथ हम सब रहेंगे। चाय वाला खेल उठा था। झौलिया अपने गले पर लपेटा गमछा घास पर बिछाते उसी पर बैठने का आग्रह कर रहा था। मुझे सहज नहीं लगा। उसका यह व्यवहार कहीं दूरी प्रकट कर रहा था। मैंने उसके गमछे को गले पर लपेटते हुए कहा, भाई झौलिया, यह गमछा अब मेरे साथ इंग्लैंड जाएगा, तुम्हारे प्रेम और स्नेह की निशानी जो है। भले ही हम बरसों बाद मिल रहे हैं, लेकिन कोई दूरी नहीं है मेरे मन में। अरे 7 समंदर पार जा रहे हो आप? और हम तो पंजाब खटने जाते हैं। लगता है कि देश निकाला हो गया। लेकिन आज आप मिले, मेरे लिए तो बड़ा दिन हो गया। त्योहार है हमारे लिए। वह किसी तरह बोल पाया था। गले के साथ आंखें भी भर आई थीं उसकी। जाने क्या लेने के बहाने वह उठकर दुकान की ओर चल दिया था। मुझे लग रहा था उसे लेना कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी आंखें और चेहरा छुपाना था। खुशी से रोती आंखें, मन तो मेरा भी पनियल हो गया था। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब झौलिया का अंतिम साल था पढ़ाई का। 8वीं में ही और कॉलेज मैगजीन में मेरी कहानी छपी थी। मेरी कहानी का केंद्र बिंदु झौलिया ही था। पहली और अंतिम बार मेरे घर आया था। कहानी पढ़कर, कहानी बनकर उसे अच्छा भी लगा था और खट्टा खट्टा भी लगा था। वह घंटों मेरे साथ रहा था, रोया था, हंसा था वह, और बिन बतियाए भी बहुत कुछ बात की थी हमने। मेरे लिए दही, राब और भूजा लाया था। बातों बातों में कब कहाँ मैंने उससे कहा था कि मेरे प्रिय थे ये सब, मुझे स्वयं नहीं पता था। जाने कितनी देर बाद हम बोले थे। ये सब क्या बांध लाए हो? कहीं न्योता करने जा रहे हो क्या? तुम्हारे आपके लिए लाया हूं, अच्छे लगते हैं, बताया था ना आपने। सर, अब ट्रेन 1.5 घंटे देर से आ रही है। हाँ, झौलिया जी पूछ रहे हैं कि ठंडे में क्या लेंगे। कलावती चहक रही थी। बचपन से वापस लौटना मुझे भला नहीं लग रहा था। कुछ भी, शायद थोड़ी बेरुखी झलक गई थी। तभी कलावती माफ़ी सी मांगने लगी। सॉरी सर, शायद मैंने डिस्टर्ब किया आपको। इट्स ऑल राइट, प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर सम टाइम एंड यू ऑल एंजॉय विद योर न्यू कंपनी, ओके? झौलिया जी को इधर भेज दो। सर, वह आहिस्ते से अपने झुंड की ओर सरक गई थी। पिछली अंतिम भेंट उससे दशहरे के मेले में हुई थी। वह फोटो बेच रहा था। बच्चे और अनपढ़ औरतें सब भीड़ किए थे उसके पास। वह चाहकर भी मेरे लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। फ्रेम जड़ी रामकृष्ण की तस्वीरें जो लोहे की अलमारी से स्वतः चिपक जाती थीं, बच्चों, औरतों, अनपढ़ों के लिए कौतूहल का विषय थी, और उसके लिए भी कम उपलब्धि की बात नहीं थी। चुंबक जड़े फोटो फ्रेम उसके लिए व्यावसायिक सफलता की कुंजी बने थे, और वह सहज ही गर्व से तना हुआ था। राम की चमत्कारी शक्ति, भगवान की लीला देखिए, देखिए नहीं, घर ले जाइए, राम जी की लीला। बीच बीच में बड़े जोश से चिल्ला उठता था वह। या शायद चिल्लाना आवश्यक भी था लोगों को आकर्षित करने के लिए। सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ भक्तों को मिलेगा। पैसे का सवाल नहीं है, भक्ति की बात है। हाँ नंदलाल भाई, थोड़ी देर बैठो। क्या खाओगे? भीड़, बिक्री, उन्मुक्त भाव से उसका बोलना सब कुछ भला लगा था। थम्स अप चलेगा ना नंदलाल भाई? हाँ हाँ, दौड़ेगा। छोटे झौलिया को जाने कहाँ घुमाता, फिर भी स्नेह की उसी उष्मा की आंच से सेंकता बड़ा झौलिया मंद मंद मुस्काता थम्स अप की बोतलें लिए मेरे पास बैठ गया था। भाई, इतने वर्षों बाद मिले भी तो विदेश जाते हुए। वैसे मैं भी तो परदेश ही जा रहा हूं, प्रायश्चित करने अपने एक पाप का, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप। कहते हुए उसके चेहरे पर विषाद की स्याह छाया तैर गई थी। समय, उम्र और अनुभव ने उसके शरीर और चेहरे को एक अजीब सा तीखापन दे दिया था। कैसा पाप, कैसा प्रायश्चित?
क्या गांव में मारपीट, दुश्मनी इत्यादि के चलते कुछ अप्रिय घट गया था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मेट हूं इन सब का ना। वहां उलन फैक्ट्री में काम चलता है, अपना पंजाब जाना होता है। बड़ी जल्दी स्वयं को व्यवस्थित करता बोल उठा था। चलो दिल्ली तक साथ रहेगा। मैं जबरिया मुस्कुराने की कोशिश करता बोल उठा। विदेश से कब लौटोगे आप? 3 साल बाद। सच तो यह है कि इस बीच बहुत ढूंढा आपको। मेरे मन में बहुत बड़ा बोझ था क्या अब भी मैं उससे उबर नहीं पाया हूं? वर्षों बाद आपको ढूंढा। मेरे लिए एक रोशनी थे आप। रोशनी से भी ज्यादा सही कहूं तो तसल्ली थे आप, सुकून थे आप। विषाद की गहरी परत उसके चेहरे पर फिर पसर गई थी। मन काफी कसैला हो उठा था उसका। कोई गुबार उसके अंदर फूट पड़ना चाहता था। भाई, तुम्हारा फोटो व्यवसाय तो खूब चल निकला था। याद है हमारी तुम्हारी अंतिम मुलाकात? मैंने सहज करने के लिए उसे उन सुखद दिनों में लौटाने की गरज से चर्चा छेड़ दी थी। ओह, मत याद दिलाएं उन दिनों की। बहुत फंसी फंसी सी आवाज में कराहसी निकली। आंखें भर सी आई थीं। वह नजरें चुरा रहा था। वह चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहा था। मैं अजीब से संकट में घिर गया था। जैसे सहज ही वह सब कुछ ताड़ गया। वह उठकर बोतलें वापस करने चला गया। मैं उसके अभेद अतीत के गहरे समंदर में गोते लगाता रहा। सर जी, सिगरेट चलेगी ना? बच्चों से पूछ लिया था, पिकनिक आदि में दोस्त से बढ़कर हो उनके। ठहाके लगाता सिगरेट बढ़ाता वह चहका था। मुझे किंचित सुखद आश्चर्य में पाकर आगे बोल उठा वह। माफ करना, इतने वर्षों बाद मिले और मैं दुखी करने लगा भाई आपको। इंसान लालची होता है ना। साढ़े मण में एक बोझ है, कभी फुर्सत में दसेंगे। बच्चे बता रहे थे कि अभी तो दिल्ली से हफ्ते भर बाद जाना है। दिल्ली का पता दो, मौका लगा तो वहां जहाज पर विदा करूंगा। मैंने अभी कुली को जगह की सेटिंग के पैसे देने हैं। उसकी टीम प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। मुझे असमंजस में देख मुस्कुराते आगे बोल पड़ा। लेखक जी, चिंता ना करो। मेरे तो सर नहीं, लेखक हो, भाई हो। मैं इसी गरज से ढूंढ रहा था कि कहानी लिख दोगे तो मेरे मन का बोझ छट जाएगा। पर जब पता चला कि आप तो अंग्रेजी के लेखक हो गए हो तो कुछ उदास भी हो गया था कि हिंदी में मेरी कहानी कैसे लिखोगे भला। वैसे अभी दिल्ली तक तो साथ है जी, सिर्फ बोगी और क्लास का ही तो फर्क है। इस वक्त अनुभव और खुरदरी धरती से उगा हुआ झोलिया था, जिजीविषा और आत्मविश्वास से भरा हुआ, स्टील सी कठोरता और तीखापन लिए हुए। हाँ, जिसे व्यावहारिकता और अनुभव के मिश्रण ने खूब आकर्षण से भर दिया था। अब मुझे साफ दिख रहा था कि क्यों बचपन से ही वह मुझे खींचता, आकर्षित करता रहा था। जीवन और उत्साह से भरा, मेरा दिल्ली का पता नोट करता हुआ, माटी की सौंधी खुशबू देता विदेश गमन की विदा की कितनी बड़ी सौगात, विचार ऊर्जा दे रहा था वो। लेखक जी, टीम को वहां सेट करके दिल्ली लौटूंगा। फिर घूमेंगे फिरेंगे, विदा ही नहीं करेंगे। 3 साल बाद वापसी पर स्वागत भी करेंगे जी। खट 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 खट। ट्रेन की ध्वनि गति को उकेरता रमेश बख्शी का नॉवेल 18 सूरज के पौधे याद आ रहा था। उस पर बनी फिल्म 27 डाउन याद आ रही थी। ग्रीन पार्क, टेरेस थिएटर, हेमंत मिश्र, देवेंद्र राज अंकुर, आनंद स्वरूप वर्मा, विमल झा, डॉक्टर गिरीश रस्तोगी, जेपी मूवमेंट, जाने क्या क्या याद आ रहा था। खट खट खट। नींद जागरण, नींद जागरण। ट्रेन की पटरियां खेतों में उग रही थीं, दशहरे के मेले में दिख रही थीं, और एक अकेला झौलिया विशालकाय बोझ लिए ट्रेन के आगे आगे दौड़ रहा था। अजीब सा खेल चल रहा था। इंजन लगातार झौलिया को दौड़ा रहा था। इंजन पटरियां छोड़ खेत खलिहान, गांव, स्कूल, मेड़ और पगडंडियों पर दौड़ रहा था। मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर लाल ठीक कहते थे कि जिंदगी व्यक्ति अपने बचपन की ग्रंथि गुत्थियों को
अनफोल्ड करता रहता है। खट खट खट, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, अमृतसर, गोरखपुर। अरे यह क्या? इंजन लोगों से पते पूछ रहा था कि उसे कहाँ जाना था। वाकई इंजन कंफ्यूज्ड था। तभी प्रोफेसर लाल रिजाइन करके खेतों को वापस लौट गए थे कि मृत पुस्तकें कहीं नहीं पहुंचाने वाली। पहले लोगों ने पागल कहा था, मजाक उड़ाया था, और अब वह एक उदाहरण बन गए थे। अब उनका मनोविज्ञान खेतों में उगता था। भीड़ जुटती थी, श्रद्धालु आते थे, तो पहले उनको खाद पानी, खेत खलिहान, गुड़ाई बुआई निराई में लगना पड़ता था। मुझे लगता था कि डॉक्टर लाल के रूप में मैं ही जीता होता था। उस दिन खेत खलिहान कार्यशाला में व्यावहारिक अध्ययन पश्चात वह बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने अपने आश्रम को खेत खलिहान कार्यशाला का नाम दिया था। क्यों भाई, कितनी देर कोई रोटी रोटी पढ़ेगा? तुम तो मेरे प्रथम गुरु हो। वह शिष्य नहीं, गुरु कहते थे मुझे। और थिएटर से भी गहरे जुड़े रहे हो। मुझे इमेच्योर थिएटर ग्रुप्स बहुत अच्छे लगते हैं। साल भर मेहनत किया, एक आध थिएटर किया। साहित्य, हायर एजुकेशन, सब सुस्ताने विश्राम के क्षण, वे हंसने के लिए विचार ऊर्जा पाने की चीज है। 24 घंटे सूरज मिले तो भी उसका महत्व नहीं रहता। अधिक टॉनिक व्यक्ति को बीमार कर देता है। सूरज की अधिक रोशनी पाने वाले देश देखो कैसे आलसी हो गए। हो, कहते कहते जोरों से ठहाका लगा उठे वो। दूर और दूर तक ठहाके से आश्रम गूंजता रहता। खट 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 खट, झौलिया, इंजन, पटरियां, पगडंडियां, दशहरा मेला, फोटो फ्रेम में राम, और इन सब में पूरी लाइब्रेरी उठाए पीछे पीछे मैं दौड़ रहा था। लाइब्रेरी व पुस्तकों के बोझ से सिर दुख रहा था। स्वप्न था या जागरण? मैं उदास हो गया था कि आप तो अंग्रेजी के लेखक हो गए हो, पता नहीं मेरी कहानी हिंदी में लिखोगे भी या नहीं। झौलिया हंस रहा था। खट खट खट, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली। हाँ, झौलिया अमृतसर से लौट आया था 5वें दिन। यात्रा संबंधी सारे काम मैं 2 दिन पहले ही पूरा कर चुका था। दिल्ली में मिलने मिलाने, हल्की फुल्की खरीदारी का काम भी 1 दिन पहले समाप्त हो चुका था। और सचमुच खाली सा झौलिया प्रकरण अपने शोध पत्र, डॉक्टर लाल का आश्रम व नियुक्ति के बारे में विमल से चर्चा कर रहा था। पंजाब से कोई आए हैं, अंकल को पूछ रहे हैं। विमल की बेटी रुंझुन मेरी ओर इशारा करते हुए बोली। उसके आने का जैसे हम दोनों इंतजार ही कर रहे थे। मैं स्वागत के लिए दरवाजे तक पहुंच गया था। नहीं जी, जिसे अपना पता ढूंढना आ गया हो वो सारे एड्रेस ढूंढ लेता है। वह इतनी बड़ी बात बहुत सहज ढंग से बोल गया। झौलिया जाने क्या क्या लाद लाया था बच्ची और घर के लिए। दिल्ली विदा लेते समय उस घर का पता ही नहीं, सारी जानकारियां लेता गया था वो, जहां उसे वापस आना था। कितनी सहजता से घर में, अजनबी घर में उसने प्रवेश ले लिया था। ढेर सारी मूंगफलियां वोट क्लब के सामने लॉन पर विमल, झौलिया और मैं। मुझे लग रहा था जैसे मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का माहौल बन रहा हो। घंटों इधर उधर घूमने के पश्चात विमल की पत्नी ज्योति और रुंझुन मयूर विहार चले गए थे और हम यहां जैसे झौलिया के ऑपरेशन के लिए रुक गए थे। रुकने के पीछे एक छोटा सा बहाना जरूर था। एक धार्मिक राजनीतिक पार्टी की रैली की जिसका कवरेज विमल को करना था। विमल पर यह जिम्मेदारी ऑफिशियली नहीं थी, वरन पेशेगत उत्सुकता, माहौल और जाने अनजाने संयोगवश वहां की उपस्थिति के कारण था। पर उस पर झौलिया ने अपनी खास सहमति की मुहर लगा दी थी और उसके ऑपरेशन के लिए यही माहौल उपयुक्त भी था। भीड़ बढ़ रही थी, लोग काफी उत्साहित थे। आपको याद है ना पिछली मुलाकात हमारी? झौलिया उत्सुक उत्साहित भीड़ के पार जाने कहां देखता हुआ दूर अतीत एकदम नजदीक पहुंचा सा लग रहा था। हाँ, मुझे तुम्हारी वह खुशी, मेले का दृश्य अक्सर याद आते हैं।
वाकई मेरे दिन फिर गए थे। सोमनाथ का मंदिर पढ़ते पढ़ते दीवारों पर बिना कील की टंगी मूर्तियों की कहानी, गजनी का आक्रमण, न लेखक याद रहा और न कुछ और। मुझे मेरे फोटो फ्रेम को व्यावसायिक गजनी मिल गया था, जिसका आक्रमण होता था निपड़ देहाती मेलों में, और वहां शिकार होती थी अनपढ़ औरतें, मासूम बच्चे। हाँ, मासूम बच्चे। हम और निकट खिसक गए थे। वह चुप हो गया, आंखों में और आवाज में एक आंधी लिए, हाहाकार लिए। वोट क्लब पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन झौलिया जैसे बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके चेहरे पर वही प्रौढ़ बालक उभर आया था, गहरी वेदना में बिलबिलाता सा, छटपटाता सा। ओह, इतनी घनी वेदना कि हमारी सांसों तक में घुल गई थी वो। खूब भीड़ थी, खूब बिक्री थी, जीवन व सोच लहलहा उठे थे। दिन रात का होना न होना पता ही नहीं चलता था। मैं अपने आक्रमण में लगातार आगे बढ़ रहा था, लगातार देहाती मेलों की खोज खबर लेता रहता था, और वे मेले ही मेरे शिकार थे, अड्डे थे। लेकिन उस दिन, ओह, रणचंडी बनी वह काली सी औरत भीड़ को चीरते बिभरते हुए मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मेरे पास जुटी भीड़ डरकर छिटक गई थी। मैं हतप्रभ था। उसके एक हाथ में एक छोटा बच्चा घिसट रहा था और दूसरे में सोटा। ओह, वह चीख रही थी, कमीने, धूर्त, झूठे, मक्कार, झूठ बोलकर बच्चों की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, नास पीटा, धूर्त। वह मेरे सारे फोटो तोड़ तोड़कर मेले की भीड़ पर फेंक रही थी, मुझ पर सोटे बरसा रही थी, सटाक सटाक सटाक। मेला जाने कब का खत्म हो गया था, भीड़ जाने कब की दुबक चुकी थी। दुबके पांव चांदनी मेरे घावों पर मरहम करने आ गई थी, पर मैं था कि अंदर से जला जा रहा था, तपा जा रहा था। मैं स्वयं को पापी महसूस कर रहा था। मेरा आक्रमणकारी गजनी परास्त हो गया था। मैं वहीं लुढ़क गया। मुझे कुछ पता नहीं था कि कौन सारी फोटोएं बटोर रहा था, कौन मुझे सहारा दिए कहां ले जा रहा था। तुम्हारी तरह मेरा बच्चा भी तड़पा था जब उसका फोटो फ्रेम का भ्रम टूटा था। पगले, फिर कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। वही रणचंडी मेरे शरीर पर लेप लगा रही थी, जाने क्या क्या नसीहत दे रही थी। हल्दी सौंठ डालकर औटाया गर्म दूध पिलाया उसने, और नुकसान की भरपाई के वर्षों की कमाई के बराबर पैसे भी देने लगी। तभी से वह बच्चा, सारे बच्चे मेरा पीछा करते रहते हैं, छली, ढोंगी, झूठा, जाने क्या क्या कहते। मैं जाने कहां कहां भागता, मासूम चीखों से पीछा छुड़ाता, वनवास काटता, प्रायश्चित करता, परदेश भागता। आज पंजाब खटने जाता हूं। झौलिया मुंह ढके सिसकते सिसकते रोने लगा था। वोट क्लब की भीड़ बढ़ गई थी। कोई विशालकाय रामरथ आकर रुक गया था। लोग उत्साहित होकर चिल्लाने लगे थे, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, अयोध्या बाद अब मथुरा की बारी है। विमल ने जोड़ दिया था, अगली सरकार तुम्हारी है। रोता हुआ झौलिया एकाएक चेहरा उठाकर हम दोनों की ओर अजीब सी मुस्कुराहट बिखेरता एक भयानक प्रश्न उछाल दिया था, इनकी रणचंडी आप लोग नहीं बन सकते। हम दोनों अवाक थे।